नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। बहुत स्वागत है आप सभी का कहानी कुर्सी की में। दोस्तों, आज बहुत सारी खबरें हैं जिन पर हम लोग बात करेंगे। और देश में अब चुनाव की घोषणा कभी भी हो जाएगी और आने वाले वक्त में चुनाव आयोग अब कितने चरणों के अंदर चुनाव कराएगा ये हमको देखना होगा। मांगे उठने लगी हैं इस बार पहले से ही कि इस बार एक छोटा चुनाव कराया जाए। अब देखिए उसमें तो क्या होता है, लेकिन जैसे जैसे वो घड़ी नजदीक आ रही है उससे पहले पार्टियों की लिस्ट भी जो है वो अनाउंस हो रही है। अब कांग्रेस पार्टी ने कल अपनी लिस्ट निकाल दी। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी 195 लोगों की लिस्ट निकाल चुकी है। अब ये सिलसिला आगे बढ़ने जा रहा है। हर पार्टी चुनावी मोड में पूरी तरीके से उतर चुकी है। बीजेपी के लिए तो चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या उनकी और बाकी टॉप लीडर्स हो, सब लोग लगातार यात्राएं कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहले आपको हम बताना चाहते हैं, सीटें डिक्लेयर करने से पहले सीटों का समझौता होना जरूरी है। तो दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, कैसे कैसे अपने सहयोगियों के साथ डील फाइनल करती जा रही है। पहले हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, बीजेपी की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में अपने सहयोगियों को यानी एकनाथ शिंदे को और अजीत पवार को कितनी सीटें देगी, वहां की कुल 48 सीटों में से, इसको लेकर के दो फॉर्मूले तय हुए हैं। कल गृहमंत्री अमित शाह के दिल्ली के आवास पर एक बड़ी लंबी बैठक चली थी। बताया जा रहा है शाम 7 बजे से लेकर के रात पौने 1 बजे तक, यानी लगभग 6 घंटे के करीब यह मैराथन बैठक चली। इसमें गृहमंत्री अमित शाह मौजूद थे, महाराष्ट्र के दोनों डिप्टी सीएम और चीफ मिनिस्टर वो मौजूद थे, दिल्ली आए हुए थे। और जो फॉर्मूला उस बैठक में निकल करके आया मैं आपको बता देता हूं। पहला फॉर्मूला यह है कि भारतीय जनता पार्टी वहां की 48 में से 34 सीटों पर चुनाव लड़े। 10 सीटें वो एकनाथ शिंदे की पार्टी के लिए छोड़ दे, शिवसेना के लिए, और 4 सीटें अजीत पवार की एनसीपी के लिए छोड़ दी जाएं। दूसरा फॉर्मूला जिसकी जो अभी चर्चा में आया है वो ये कि बीजेपी 34 की बजाय 36 सीटें लड़े, 2 और ज्यादा सीटें लड़े। अब वो कम कैसे करेगी? वो एकनाथ शिंदे को 8 सीटें दे सकती है 10 की बजाय, और अजीत पवार के खेमे को वो 4 की बजाय 2 सीटें दे सकती है, और 2 सीटें वो निर्दलियों के लिए छोड़ सकती है। तो ये 2 फॉर्मूले हैं जिन पर बात की जा रही है। अब इसमें दोनों ही फॉर्मूले क्योंकि अब सामने आए तो एक बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी 32 से ज्यादा कितनी भी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती भी है और उसकी तैयारी भी कर चुकी है। बीजेपी 30 से नीचे तो किसी कीमत पर नहीं आएगी। जहां तक सवाल है एकनाथ शिंदे का, तो वो चाह रहे हैं कि क्योंकि उनके पास इस वक्त पिछली बार के जीते हुए 17 विधायक हैं, तो उन्होंने कहा उतने नहीं तो कम से कम 12 सीटें तो हमको दी जाएं, लेकिन उनकी मांग है मिनिमम 15 की। ऐसी अजीत पवार चाहते हैं कि 4 से 8 कुछ सीटें उनको इस एडजस्टमेंट के अंदर दी जाएं। इस पर हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ कहानी कुर्सी के एक मेहमान मौजूद है, स्वागत करते हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का। स्वागत है हर्षवर्धन जी। राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं रोज की तरह। राहुल जी आपका स्वागत है। और समीर चौगांवकर साहब भी हमारे साथ हैं। समीर जी आपका बहुत स्वागत है। जैसा मैंने बताया, बैठक चली दिल्ली में, इससे पहले महाराष्ट्र में 2 राउंड की मीटिंग अमित शाह के साथ हो चुकी थी। अब फाइनल क्या हुआ है ये आप बताइए हमको, समीर जी। देखिए, अमित शाह जब बॉम्बे में गए थे बैठक में, जब उन्होंने अकोला में बैठक ली, उन्होंने जब संभाजीनगर में बैठक ली, और सह्याद्री गेस्ट हाउस में जब अजित पवार और एकनाथ शिंदे के साथ और देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठे, तब अमित शाह ने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी 34 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। और दोनों को स्पष्ट कर दिया था कि आपको लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे लड़ा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव लड़ रहा है, तो 34 सीटें पे हम लड़ेंगे। ये आप मान के मत चलिए कि जितने सांसद आपका जीत के आए उतनी सीटें आपको दी जाएगी। जो सांसद जीत के आए थे वो संयुक्त शिवसेना के सांसद थे, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के सांसद जीत के आए थे वो संयुक्त राष्ट्रवादी कांग्रेस के थे। अब आप पार्टी टूट चुकी है तो ये आप मुंबई मत कीजिए कि आपको वही सीटें मिलेंगी जो 2019 के अंदर दी गई थी। तो मुझे लग रहा है कि जो अमित शाह कहकर आए थे उसी आधार पर जब दिल्ली में कल देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार आए तो मन बनाकर आए थे। उसके पहले देवेंद्र फडणवीस ने उनके साथ वहां लगातार बैठक की, संगठन ने और ये मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी 36 सीटों का टारगेट लेकर चल रही लड़ने के लिए। अजित पवार को वो 8 सीट, एकनाथ शिंदे को 8 सीटें देगी और 4 से कम सीटें अजित पवार को दी जा सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि 1 या 2 जो एकनाथ शिंदे के सांसद है वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े, तो ऐसे में उनके 2 सांसद भी एडजस्ट हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो सीटों का गणित है वह भी नहीं गड़बड़ाएगा। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि अगर 11th आवर पे कुछ छोटे दल भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आते हैं तो उनको भारतीय जनता पार्टी अपने सीटों पर एडजस्ट करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन दिया है। मुझे लग रहा है कि अजित पवार का ठीक है कि पिछले बार 4 सीटें जीत कर आए थे, तो वो 4 सीटें ही अजित पवार को दी गई है, जिसमें शुरू रहेगी, बारामती रहेगी, सातारा की सीट शामिल रहेगी। एकनाथ शिंदे के लिए जरूर समस्या है क्योंकि बंबई की जो 6 सीटें वो 6 की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ना चाहती है। एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि बंबई की जो 3 सीटें जहां से उनके सांसद जीते थे जब संयुक्त में, वह सीटें उन्हें दी जाए। तो मुझे लग रहा है कि राहुल शेवाली के लिए एक बहुत मुश्किल, वहां से गजानन कीर्तिकर के लिए एक मुश्किल है, और अरविंद सावंत तो वैसे भी एकनाथ शिंदे के साथ नहीं, वो
उद्धव ठाकरे के साथ है। तो राहुल शेवाले बंबई से जो जीते गए थे दक्षिण मध्य से, मुझे लग रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के इस पर लड़ सकते आपका हैं। मानना है कि 36 भारतीय बिल्कुल, जनता पार्टी, 8 सीटें शायद शिंदे साहब को मिल जाएंगी और 2 से 3 सीटें अजीत पवार को मिल सकती हैं। ये आपका फाइनल फॉर्मूला, और इस पर आपको लग रहा है कि बात बनने जा रही है। एक सवाल आपसे पूछा है, अंकुर मानिया करके एक हैंडल से पूछा जा रहा है कि ये एमवीए वर्सेस एनडीए, वो जानना चाहते हैं सीट शेयरिंग फॉर्मूला जो है वो क्या होगा। एनडीए का तो आपने बता दिया, महाविकास आघाड़ी का भी बता दीजिए क्या चल देखिए, रहा है? महाविकास आघाड़ी के अंदर 20, 18 और 10 का फॉर्मूला चल रहा है, जिसके अंदर 20 शिवसेना पर लड़ेगी, 18 सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी और 10 सीटों के ऊपर शरद पवार लड़ेंगे। इसमें अगर वंचित बहुजन आघाड़ी, अगर प्रकाश अंबेडकर की शामिल होती है, इसमें अगर राजू शेट्टी की स्वाभिमान किसान संघ शामिल होता है और महादेव जानकार अगर इसमें शामिल होती है, तो उनके लिए सीट शरद पवार के कोटे से दी जाएगी। शिवसेना कांग्रेस से ज्यादा सीटें लड़ेगी, इतना तय? बिल्कुल, उद्धव शिवसेना बिल्कुल उद्धव ठाकरे 11 सीटों पर लड़ेंगे कांग्रेस से। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग तस्वीर भी आई है, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं। बारामती की जो सीट है, जहां से सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी सांसद हैं, और वो बड़ा अब क्लियर कर चुके हैं अजीत पवार की उस सीट को वो छोड़ नहीं रहे हैं अपने चाचा के लिए या अपनी बहन के लिए। वहां पर वो उम्मीदवार उतारेंगे और वो उम्मीदवार भी उनकी अपनी पत्नी हो सकती हैं। सुनेत्रा पवार उनका नाम है। आप इस तस्वीर में देखेंगे सुनेत्रा पवार को, और उनके साथ सुप्रिया सुले दोनों जो है बारामती के शिव मंदिर में गई हुई थी। दोनों की मुलाकात हो गई, बड़ी अच्छी तस्वीर खींची, दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। और ये बड़ा अच्छा इसलिए भी लगा क्योंकि अगर आप वैसे देखें तो राजनीतिक तौर पर पार्टियां बढ़ चुकी हैं, दोनों के अब अपने अपने धड़े हैं। सुप्रिया सुले खुलकर के बयानबाजी भी करती रही हैं अपनी भाभी के खिलाफ, ये भी कहती रही हैं कि यहां तो चुनाव लड़ने वाली जो है वो तो प्रचार भी नहीं कर रही, प्रचार उनके पति कर रहे हैं अजीत पवार। अब ऐसे ये संसद जाएंगी तो अजीत पवार क्या इनका हैंडबैग उठा करके बाहर बैठे रहा करेंगे रिसेप्शन पर? इतनी तमाम बातें भी हो चुकी हैं। उसके बावजूद परिवार के अंदर सब कुछ बिल्कुल ठीक भी नहीं, तो ये आप ये कह सकते हैं कि शिष्टाचार तो कायम ही है। ये भाभी और ननद जब मिली तो अच्छे से मिली, उसकी एक तस्वीर हमको देखने को मिली है। राहुल जी, बिल्कुल, देखिए कोशिश यही है, वैसे भी शरद पवार ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से वो अजीत पवार को मना लें और बाकी जो उनके सहयोगी हैं उनको मना लें कि जो ये उनकी सीट है बारामती की, वो आराम से वो जीत पाएं, क्योंकि उनकी भी साख का प्रश्न है कि वो चाहते हैं अजीत पवार कैंडिडेट ना दें। वो यही चाहते हैं कि अजीत पवार भी कैंडिडेट ना दें और दूसरी तरफ से भी कोई कैंडिडेट ना हो, ताकि ये आराम से वो सीट जो है निकाल लें। इसी की कोशिश शरद पवार की रहेगी, क्योंकि वैसे भी देखिए हम ये जानते हैं कि अजीत पवार के अलग होने के बाद ज़्यादा जो ताकत है इस एनसीपी की, वो अजीत पवार के साथ है। और ऐसे में अगर बारामती की सीट जो है वो हारते हैं और वहाँ पे कोई दिक्कतें होती हैं, तो उनकी प्रतिष्ठा जो है, उनका जो एक मानते हैं कि बारामती जो है वो शरद पवार का गढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं ध्वस्त हो जाएगा। अरे एक सवाल मयंक उपाध्याय जी पूछ रहे हैं, रामदास अठावले की पार्टी को सीट दी जाएगी क्या? ऐसी कोई चर्चा सुन रहे हैं आप? रामदास अठावले शिरडी सीट मांग रहे हैं, वहां से वो चुनाव लड़ भी चुके हैं, रामदास अठावले शिरडी से। और रामदास अठावले का कहना है कि शिरडी सीट मेरे लिए छोड़ी जाए और वो वहां से लोकसभा चुनाव लड़ने जाते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि रामदास अठावले को कोई लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी देगी। अगर विधानसभा चुनाव में अगर ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी को रामदास आठवले की रिपब्लिक पार्टी का बड़ा समर्थन अगर चाहिए मिलने वाला होगा, तो हो सकता है कि शिरडी सीट उसके लिए छोड़ी जाए, लेकिन मुझे फिलहाल इसकी संभावना कम लग रही है। वो राज्यसभा में ही है। और देखिए, जहां तक सवाल महाराष्ट्र का है, आपको समीर जी ने दोनों पक्षों का क्या इस वक्त चल रहा है, एक इंटरेस्टिंग बात हो रही है महाराष्ट्र को लेके। शरद पवार अभी जब अमित शाह गए थे बैठक में, तो अमित शाह ने बहुत स्पष्ट कहा है अजीत पवार से कि बारामती सीट किसी भी स्थिति में हमें हारना नहीं है, बारामती सीट जीतना है। और एकनाथ शिंदे से कहा है कि ठाणे सीट भी हमें जीतना है, क्योंकि वहां से उद्धव ठाकरे के राजन विचारे सांसद है। शरद पवार 2 सीटों पर सुप्रिया सुले को लड़वाने का विचार कर रहे हैं, बारामती के अलावा सातारा सीट पर भी। उद्धव ठाकरे ने शरद पवार को प्रस्ताव दिया है कि बारामती से आप चुनाव लड़िए और सुप्रिया सुले को सातारा सीट से चुनाव लड़ाई। लेकिन वॉकओवर नहीं देने जा रही बीजेपी या उनके किसी भी स्थिति में नहीं। अमित शाह ने बहुत स्पष्ट कहा है अजीत पवार से कि बारामती में किसी भी तरीके से, मतलब आप ये मत सोचिए कि परिवार की सीटें तो छोड़ा जाएगा, वहां से हमें हर हाल में जीतना है। अगर आप वहां से उम्मीदवार उतारने की हिम्मत नहीं कर रहे हो तो हमें बताइए, हम वहां से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा ठीक है सर, अब आपने जो देखिए जो बताया कि बीजेपी 36 सीट पर लड़ना चाहती है, हमारी जानकारी भी यही है। और हमने जो भी पीछे सर्वे भी किया, जो ओपिनियन पोल किया था, उसमें निकल के आया था कि एनडीए 35 सीटों पर वहां पर जीत सकती है। लेकिन एक बात हमारे पैनलिस्ट की सब एक राय थी कि बीजेपी जितनी ज्यादा सीटों पर लड़ेगी उतना उसके लिए और एनडीए दोनों के लिए अच्छा है। और 35 से कहीं भी 35 या उससे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी अगर लड़ती है तो अपने चांसेस बेहतर करेगी। नहीं, निश्चित तौर पर। और देखिए, वॉकओवर जैसी अगर कोई इच्छा होती तो भारतीय जनता पार्टी इतना तोड़फोड़ क्यों करती? बड़ी मेहनत लगी है, वो दोनों पार्टियों को तोड़ना ये आसान काम नहीं था, और सचमुच तोड़ा ही है एकदम, जिसको कहते हैं ना कि तोड़ के छिन्न भिन्न कर दिया है।
और मुझे लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी जो इच्छा कहें तो इच्छा तो बहुत होगी, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत व्यवहारिक फॉर्मूले के तौर पर देखें तो 32 से 34 सीट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ पाएगी मतलब इसलिए नहीं कि वो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार तैयार नहीं होंगे। दरअसल 32, 10 और 6 का फॉर्मूला था, जिसमें था कि अगर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दोनों को एक बराबर की बात होगी तो 2 सीटें उनके कोटे से और भारतीय जनता पार्टी में आएंगी। लेकिन इसलिए क्योंकि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को एकदम से काट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, यह संदेश नहीं जाना चाहिए। किनके बीच नहीं जाना चाहिए? जो मूल रूप से शरद पवार की पार्टी एनसीपी और बाला साहब की पार्टी शिवसेना के समर्थक हैं, उनको यह दिखना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं है कि उनकी पार्टी टूटी है तो जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खेमा गया उसके पास ताकत कम रह गई। अब चूंकि उद्धव ठाकरे के साथ मराठी मानुस वाला, हिंदुत्व वाला, वो जो एक सिंपैथी वाला था वो कतई नहीं है। वो ज्यादातर लोग अब कहते हैं ना कि वो एक्सपोज हो गए। मतलब एक मराठी ने कहा मुझसे कि उन्होंने अपना रंग दिखा दिया है। तो ये रंग दिखा देना या रंग देख लेने का मतलब हुआ कि जो हिंदुत्व की बात करते थे जो पार्टी, वो पूरी तरह से दूसरी दिशा में चली गई। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ने की कोशिश करेगी। वो शायद मिडिल पॉइंट कहीं 32-34 के आसपास होगा, और जो दोनों पार्टियां होंगी वो 8-6 इस तरह के किसी फॉर्मूले पर बनेंगी। और जहां तक रही बारामती की बात, या जो कहें कि मुंबई की और शिवसेना के प्रभुत्व वाली ये जो जिसको हम ठाणे सीट कह रहे हैं, इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की अपनी तैयारी बहुत जबरदस्त है। बारामती में मेरा यह मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का भी प्रत्याशी होगा तो वो जीतेगा, लेकिन चूंकि पवार वर्सेज पवार है इसलिए अमित शाह ये चाह रहे होंगे ठीक है, और जो खबरें भी है कि अजीत पवार अपनी पत्नी को लड़ा सकते हैं, वो स्थिति बनती हुई दिखेगी। तो 2019 वाला जो 41 था इंडिया का, उसके आसपास भी पहुंच सकती है इस बार निश्चित तौर पर। निशांत भी महाराष्ट्र पर इंटरेस्टेड है जानने में आप लोगों की राय। उन्होंने कहा महाराष्ट्र में भाजपा ज्यादा सीटों पर लड़ना पड़ेगा, तभी 40+ क्रॉस कर पाएगा इंडिया। जी यही बात हो रही है हमारे पैनलिस्ट के बीच भी। और दिल्ली में इस वक्त अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं दिल्ली के बजट पर, वो अपनी बात रख रहे हैं। जरा 1 मिनट सुनते हैं हम लोग, फिर बात करेंगे। कर लो, जेल भेज दो, ईडी लगा दो, सीबीआई लगा दो, सामने कोई बचेगा ही नहीं तो चुनाव किसके बीच में होंगे? फिर तो यही है। ये दूसरा मॉडल है जिसके अंदर आप विपक्ष को एक एक करके खत्म करते जाते हो, सरकारें गिरा देते हो, एमएलए तोड़ लेते हो, गिरफ्तार कर लेते हो, धमकी देते हो। और इनके विनाश मॉडल का दूसरा हिस्सा है कि पूरे देश में कहीं कोई विपक्ष की सरकार अच्छा काम कर रही हो, उनके कामों को रोको, खुद अच्छा काम नहीं करो, उनको अच्छा काम करने से रोको। अगर कोई देश हित में इस देश में दूसरी सरकार कोई काम कर रही है तो उसको अच्छा काम करने से रोको। ऐसा नहीं कि इनको देश ने मौका नहीं दिया अच्छा काम करने का। गुजरात में 30 साल से इनकी सरकार है, 30 साल में एक स्कूल ठीक नहीं किया इन्होंने, एक सरकारी स्कूल ठीक नहीं किया। अभी जो गुजरात के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें एक दिन प्रधानमंत्री जी का मन किया कि मैं, ये मनीष सिसोदिया रोज जा जाके स्कूलों में फोटो खिंचवाता है डेस्क पे बैठ बैठ के, तो एक दिन प्रधानमंत्री जी का मन किया मैं भी जाके डेस्क पे बैठ के फोटो खिंचाऊं। तो उन्होंने तय किया कि मैं गुजरात के किसी सरकारी स्कूल में जाके डेस्क पे बैठ के बच्चों के बीच में फोटो खिंचवाऊंगा। पूरे गुजरात में ढूंढा इन्होंने, 30 साल में एक स्कूल ऐसा नहीं मिला पूरे गुजरात में जहां प्रधानमंत्री जी जाके इज्जत के साथ फोटो खिंचवा सकते। तो उन्होंने टेंट में, एक टेंट लगाया गया और उस टेंट के अंदर 5 बच्चे बिठाए गए, 4 डेस्क बिठाए गए, एक फर्जी टीचर सामने, और वहां प्रधानमंत्री जी को फोटो खिंचाया। अगले दिन जब हमारे कार्यकर्ता वहां पहुंचे, वो टेंट भी नहीं था और क्लासरूम भी नहीं था और स्कूल भी नहीं था, टीचर भी नहीं था, बच्चे भी नहीं थे। तो ऐसा नहीं कि देश ने इतना भारी बहुमत दिया, ये चाहते तो देश का दिल जीत सकते थे। अगर ये कुछ काम कर लेते तो आज इनको ईडी की जरूरत नहीं पड़ती, सीबीआई की जरूरत नहीं पड़ती, पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती, इनकम। अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे आप, दिल्ली की विधानसभा में बोल रहे हैं। बोलना तो बजट पर था उनको, लेकिन अभी फिलहाल वो बात कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी को कैसे गुजरात में जाने के लिए कोई एक स्कूल नहीं मिला ढंग का, जहां पर बरसों बरस से लगभग 27-28 साल से सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। बॉन्ड किस ने तो बता ही नहीं रहे, कितने बॉन्ड किसको किस पार्टी ने दिए।
और ये तो 1 नंबर का पैसा जो इलेक्टोरल बॉन्ड से 2 नंबर का पता नहीं कितना पैसा का, एक एक एमएलए 25 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ में एमएलए खरीद रहे हैं पूरे देश के अंदर जाके। इन्होंने उत्तराखंड की सरकार गिरा दी। उत्तराखंड में लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाई, हरीश रावत की सरकार बनाई, एमएलए खरीद के एमएलए तोड़ के इन्होंने उत्तराखंड की सरकार गिरा दी। इन्होंने कर्नाटक की सरकार गिरा दी, इन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी, इन्होंने गोवा की सरकार गिरा दी, इन्होंने अरुणाचल प्रदेश की सरकार गिरा दी, अब हिमाचल प्रदेश की सरकार गिराने जा रहे हैं थोड़े दिन के अंदर। और फिर कहते हैं हम जीतते हैं। ये जीतते थोड़ी हैं, सरकार गिराते हैं, ये जीतना थोड़ी है। ऐसे बनाओगे सरकारें तुम? इन्होंने एक एक करके पार्टियां तोड़ दी। महाराष्ट्र के अंदर लोगों ने महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाई, एमवीए की सरकार बनाई, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बनाई। अच्छी सरकार चल रही थी, अच्छा काम कर रहे थे वो लोग। ईडी का इस्तेमाल करके, सीबीआई का इस्तेमाल के शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, सारे एमएलए इन्होंने तोड़ दिए। ईडी का इस्तेमाल करके, सीबीआई का इस्तेमाल करके इन्होंने एनसीपी के एमएलए तोड़ दिए, वहां की सरकार गिरा दी इन लोगों ने। इनका फॉर्मूला है कि सामने विपक्ष को रखो ही मत, कोई विपक्ष में ही नहीं रहेगा तो फिर चुनाव किस बात के होंगे? फिर तो इन्हीं को वोट पड़ेंगे। सबको जेल में डाल दो, कोई सामने ही नहीं रहेगा। कहते हैं मोदी नहीं तो कौन। क्यों कहते हैं? सबको तो जेल में डाल दिया तो मोदी नहीं तो कौन, कोई बचा ही नहीं। सारे जेल में डाल दिए तो मोदी नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो सारे जेल में। तो ये इनका बड़ा सही फॉर्मूला है। अब ये एक और उस पे आए हैं, ये कह रहे हैं हम तो 370 जीत रहे हैं, 370 जीत रहे हैं। ये नया अब है, अगले 5 साल में ये चलेगा। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हमें इस देश के 140 करोड़ लोगों की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है। घर बैठो, वोट डालने आओ तो डालना, नहीं डालने आओ तो मत डालना। हमें तो 370 मिल रहे हैं क्योंकि सामने लड़ने वाला ही कोई नहीं बचा। थोड़े दिन के अंदर सारा विपक्ष, हिटलर ने भी यही किया था। जब हिटलर आया था, हिटलर ने 3 महीने में कर दिया, इन्होंने 10 साल लगा दिए। तो अब इनका यह कहना है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, तो ये जनतंत्र खत्म कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये देश के साथ गद्दारी है, ये देशद्रोह है। अगर इस देश के अंदर जनतंत्र खत्म कर दिया जाए, मैं मन में सोच रहा था आज अगर श्री राम होते, अगर श्री रामचंद्र जी आज इस युग के अंदर होते तो ईडी और सीबीआई को उनके घर भी भेज देते और यहां बंदूक रख के पूछते बेटा बीजेपी में आ रहा है कि जेल जाएगा। और अब ये आम आदमी पार्टी को तोड़ने में लगे हुए हैं, आम आदमी पार्टी को क्रश करना चाहते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी भविष्य में इनको चैलेंज कर सकती है, देश के अंदर चैलेंज कर सकती है, अलग अलग राज्यों के अंदर चैलेंज कर सकती है। सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी है और इनके काबू नहीं आ रहे आम आदमी पार्टी वाले। इन्होंने मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दिया, इन्होंने सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाल दिया, इन्होंने संजय सिंह को जेल में डाल दिया, अब ये मुझे जेल में डालने की तैयारी कर रहे हैं। पूरा चारा केजरीवाल को जेल में डालेंगे, केजरीवाल पूरी प्लानिंग कर रखी है। मैं बीजेपी वाले से बात कर रहा था, बीजेपी में कई दोस्त हैं, अच्छे लोग भी हैं बीजेपी में, सारे खराब नहीं हैं। तो बीजेपी वाले से बात कर रहा था, वो बोले जी पूरी प्लानिंग है, आपको जेल में डालेंगे, आपकी सरकार गिराएंगे, सरकार गिराने के बाद सबसे पहला काम करेंगे ये जो बिजली फ्री कर रखी है ना, इसको बंद करेंगे दिल्ली के अंदर। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों करोगे? बोले पूरे देश में तकलीफ हो रही है, किसी भी बीजेपी के राज्य में बिजली मुफ्त नहीं है। आपने दिल्ली में कर दी, अब पंजाब में कर दी, जहां जाओगे आप बिजली मुफ्त का दावा करते हो, हम तो नहीं कर सकते, हम तो पैसे खाते हैं, इतना बजट कहां से आएगा भाई? पैसे भी खा ले और बिजली भी मुफ्त कर दे, दोनों तो नहीं हो सकते। तो बिजली मुफ्त को सबसे पहले बिजली मुफ्त खत्म करेंगे, फिर ये तुम्हारे स्कूल खराब करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने देखिए कई सारी बातें कही हैं, किससे हम लोग शुरुआत करें। उन्होंने कहा, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये कही कि सबको तो जेल में डाल दिया, फिर पूछते हैं मोदी नहीं तो कौन, कोई है ही नहीं, बचा ही कोई नहीं, सबको ये जेल में डालना चाहते हैं। फिर उन्होंने
हिटलर से भी तुलना कर डाले कि हिटलर ने जो काम 3 महीने में किया था इन्होंने 10 साल लेकर के कर दिया, जनतंत्र खत्म कर दिया इन्होंने। 370 आएंगे इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको वोट की जरूरत नहीं है, अब तो ये बस वोट छापेंगे किसी भी तरीके से और पहले डिक्लेयर कर देंगे कि हमारी तो 370 सीटें आ रही हैं, ये जनता को कहना चाहते हैं। श्री राम भी अगर इस युग में आ जाते तो उनके घर भी ईडी सीबीआई को भेज देते, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा है आज। हर्षवर्धन जी, नहीं, मुझे लगता है कि हिंदू आस्थाओं का मजाक बनाना अरविंद केजरीवाल से ज्यादा स्तरहीन तरीके से कोई नहीं करता है। पहले वो कह रहे थे कि हमारी नानी कहती हैं नानी बड़ी दुखी होंगी, अब बाद में वो गए भी थे, परिवार के साथ फोटो डाली, तो वो तो नरेंद्र मोदी की सरकार को ही करना पड़ा, वो तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास को ही करना पड़ा, वो तो विश्व हिंदू परिषद के लोगों को लड़ना पड़ा, वो तो कार सेवकों को अपनी जान गंवानी पड़ी, और आज ये कह रहे हैं कि राम के माथे पर राम को बंदूक लगा देते और कहते कि भाजपा में आओ। किस तरह की बात है? क्या किसी और धर्म के आराध्य के लिए इस तरह की बात कोई नेता भारत में कर सकता है? कभी नहीं कर सकता है। विधानसभा को जिस तरह से प्रहसन उपहास का अड्डा बना दिया, ठीक है, विधानसभा में एक बार आप भाषण करें, कोई वजह हो, आप खूब तंज कसिए, कसना ही चाहिए, राजनीति है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप विधानसभा को इसीलिए आवरण के तौर पर, हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और कितना झूठ बोलते हैं। कहे महाराष्ट्र में अच्छी भली सरकार चल रही थी, शिवसेना की, एनसीपी की और कांग्रेस की, उनको जनमत मिला था। जनमत किसको मिला था भाई? कम से कम झूठ बोलने से पहले चेक तो कर लेना चाहिए। जनमत तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को मिला था। जनमत तो नरेंद्र मोदी के नाम पर हुए चुनाव में मिला था, और उसके बाद क्या हुआ? पलटी मार ले गए। तो कौन जनमत कहां से छीन कर लेकर चला गया? बिहार में जनमत किसको मिला था? बिहार में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को जनमत मिला था। पार्टियां तो टूटी ना हर्षवर्धन जी, नहीं, पार्टियां टूटी तो महाराष्ट्र में पार्टियां उसके बाद टूटी ना। अगर आप जो आपको जिस वजह से आपको जनमत मिला है, मैं उसका बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं, और मैं तो बार बार कहता हूं कि नियम होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, कोई विधायक एक सिंबल पर चुनकर आए, पार्टी बदले, सारे नियम खत्म कीजिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म लाइए। एक भी विधायक सांसद है तो वो फिर से चुनाव लड़के आए, कर्नाटक में फिर से चुनाव लड़के आए, मध्य प्रदेश में फिर से चुनाव लड़के आए और फिर से सरकार बन गई। तो मुझे लगता है कि विधानसभा को झूठ बोलने का अड्डा नहीं बनाना चाहिए। और मैं तो बार बार कहता हूं, फिर से कहूंगा ये लाइन, विशेषाधिकार इस तरह का खत्म होना चाहिए। 93 का फैसला, 98 का फैसला अभी बदला, रिश्वत वाला, ये भी बंद होना चाहिए। ऐसी कोई नई बात नहीं कही केजरीवाल जी ने, इसमें डायलॉग एक दो नए लग सकते हैं, बातें तो वही पुरानी है कि बीजेपी का मतलब लोकतंत्र खत्म कर देना, चुनाव नहीं कराएंगे, ये डिक्टेटरशिप आ गई है, इसीलिए उन्होंने उसमें हिटलर का नाम भी जोड़ दिया। राव जी, देखिए, केजरीवाल जो हैं उन्होंने ये देखा है कि बाहर कोई बयान दें तो उसके लिए फिर वो पुलिस आ जाती है, बोलती है कि बयान जो है, जो आपने दिया है उसका आप तथ्य बताइए। अगर वो कोई और बयान देते हैं तो उसको लेकर बाहर जो पुलिस बुला रही है उसके पास कौन सा जा रहे हैं वो? तो अब केजरीवाल जी ने नया जो है वो तरीका निकाला है कि विधानसभा में आप बोलेंगे तो उस पर विशेषाधिकार होता है कि आपको कुछ किया नहीं जा सकता है, तो वो वहाँ पे अपनी बातें बोल रहे हैं। अब जो भी वो राजनीतिक तंज कस रहे हैं वो उनके लिए आसान है, वहाँ पे कुछ भी बोलेंगे तो विशेषाधिकार के अंदर उन पे कार्रवाई। ना असेंबली में कोई उनको जवाब देने वाला है, ना असेंबली की बातों पर कोई कॉन्टेम्प्ट लगा सकता है। ठीक, तो चलिए एक ब्रेक हम लोग यहाँ पर लेते हैं, आप कहानी कुर्सी की देखते रहिए। और खबरें थी वैसे तो हम लोग को बात इसी में प्रोग्राम में कर लेनी थी अभी तक, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का संबोधन आ गया। राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। कल ऑफिशियल तौर पर जो 39 उम्मीदवारों की लिस्ट कांग्रेस ने जारी की है उससे साफ हो गया। अब ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि अमेठी भी लड़ेंगे या सिर्फ वायनाड लड़ेंगे। और वायनाड में भी जो उनके अपने साथी हैं लेफ्ट के, वो कह रहे हैं भैया यहाँ से क्यों लड़ रहे हो चुनाव, उस जगह जाकर के लड़ो ना जहाँ बीजेपी मजबूत है, यहाँ पर हमसे क्यों लड़ने आ गए हो। और आप तुम कहते हो कि हम तो बीजेपी जो देश भर बर्बादी कर रही है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो यहाँ तो भाजपा है ही नहीं, तो अब अपने ही साथी उलाहना देने लगे। उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। नरेंद्र मोदी एक दिन में 4 राज्यों में आज जाने वाले हैं, उसका पूरा अपडेट एक ब्रेक के बाद।